I welcome you all to my show Quarantine with Shikha Kalsi. वेलकम बैक टू माई शो क्वारंटाइन विद शिखा कलसी। आज मैं आपको ऐसी पर्सनालिटी से मिलवाने जा रही हूँ जो कि हरियाणा साहित्य एकेडमी द्वारा सम्मानित लेखक हैं। चंडीगढ़ से पब्लिश होने वाले एक बहुत बड़े न्यूज़पेपर दैनिक ट्रिब्यून में सीनियर जर्नलिस्ट रह चुके हैं। इसके साथ साथ दूरदर्शन के कई सीरियल्स और टेलीफिल्म्स में ये स्क्रिप्ट लिख चुके हैं, जिसमें से कि 80%, कच्ची अमिया वाला पेड़, उसका लौटना प्रमुख है। हिंदी फीचर फिल्म कंफ्यूज्ड एज 16 जल्द ही रिलीज होने वाली है और इसका लेखन भी इन्होंने ही किया है। FM रेडियो में इनकी कहानियां अक्सर आती रहती हैं। हिंदी में कई पुस्तकें छप चुकी हैं। इनके नाटकों का मंचन देश भर में होता है। हाल ही में क्वारंटाइन से पहले भी इनका नाटक जहां से चले थे मुंबई में बहुत सराहा गया। तो आइए जानते हैं और क्या कुछ करते हैं मनमोहन गुप्ता मोनी जी। मनमोहन गुप्ता मोनी जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे शो क्वारंटाइन विद शिखा कलसी में। शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब मैं आपकी इंट्रोडक्शन दे रही थी तो आपने जो भी काम किया है, जो बहुत सा काम किया है, वो लेखनी से जुड़ा हुआ है। बतौर लेखक आपने काफी काम किया है, लेकिन एज अ प्रोफेशन आप जर्नलिज्म से कैसे जुड़े? मीडिया की लाइन में कोइंसिडेंस कह लो, मैं बनना चाहता था एक राइटर। मेरे फादर मुझे बनाना चाहते थे CA। उन्होंने मुझे कॉमर्स में एडमिशन दिलवा दी। मैं पढ़ना नहीं चाहता था। फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने मुझे बहुत प्रेशर किया कि मेरे बेटे को CA बनाना है, तुम बेटे पढ़ो। बस मैं फिर धीरे धीरे कॉलेज में आया। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते जब BCom कर ली तो मैं वहाँ कॉलेज में थिएटर करता था। अच्छा, थिएटर में क्या था कि वहाँ छोटे प्ले नहीं मिलते थे, तो उन प्लेस को मैं खुद लिखने लगा। यूनिवर्सिटी में होते थे। फिर क्या हुआ कि हरियाणा का जो सांस्कृतिक विभाग है उसने एक नाटक प्रतियोगिता की। मैं सबसे छोटी उम्र का था जिसने कि प्रतियोगिता जीती। मेरा नाटक फिर स्टेज पे होने लगे, वो गलियों में होने लगे। बस मुझे फिर लिखने का शौक पैदा हुआ। बस ऐसे में बस इसमें लेखन में आ गया। आपने न्यूज़पेपर में लिखा है, आपने फिल्में लिखी हैं, आपने कई सीरियल्स लिखे हैं, कई कविताएं लिखी हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको फिक्शन से जर्नलिज्म लिखने में मदद मिली या जर्नलिज्म से फिक्शन लिखने में मदद मिली? दोनों एक दूसरे के पूरक है, जहां तक मैं समझता हूँ। अच्छा, मैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की समीक्षा करता रहा दैनिक ट्रिब्यून के लिए, नाटकों की समीक्षा की। तो वही आदमी एक अच्छा समीक्षक हो सकता है जो लेखक हो, जिसको नाटक के बारे में उसकी मूल चीज़ों का नहीं पता होगा, वो विधा का नहीं पता होगा, तो उसकी समीक्षा क्या करेगा। इसलिए मुझे लेखक होने से पत्रकारिता में भी फायदा हुई। और जो पत्रकारिता में होने का फायदा मुझे ये हुआ कि मुझे प्रैक्टिकल पता लगा। तो मैंने अखबारी जिंदगी को जिया भी है और एक नाटक लिखा है, फुल लेंथ प्ले। वो दिल्ली में श्रीराम सेंटर में भी हुआ था उसका स्टेज। तो आप जर्नलिज्म से इतने समय से जुड़े रहे, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि उस समय का मीडिया और इस समय का मीडिया जो है, इसमें कुछ डिफरेंस आया है न्यूज़ को लोगों तक पहुंचाने में? हाँ, अब तो बहुत फर्क है भाई। अब तो TRP का जमाना है कि चैनलों की TRP कैसे बढ़े। हमारे जमाने में जो शुरू का दौर था तब एक एक खबर पर कितना काम होता था, और TRP नहीं होती थी। वहां खबर की विश्वसनीयता होती थी। एक खबर पे कितना काम होता था। आजकल तो क्या होता है, खबर छाप देते हैं, चैनलों पर चला देते हैं, बाद में उसकी खंडन भी लगा देते हैं साथ। थोड़ी देर पहले की खबर ये थी, अब ये थी, पहले ये नहीं था। पूरी ठोक बजाकर कैसी है खबर, ठीक है गलत है, तब चलती थी खबरें। अगर आप पत्रकार नहीं होते, अगर आप एक राइटर नहीं होते, तो आप अपने आप को कहाँ देखते? आप क्या होते? इनके अलावा एज एन आप
किस फील्ड में माहिर होते, क्या करते आप? एक पत्रकार ना होता तो मैं लेखक होता, और लेखक एक प्रोफेशनली स्थापित होना बहुत मुश्किल होता है, तो मैं संगीतकार होता या पेंटर। मुझे पेंटिंग का बहुत शौक है और म्यूजिक का। मैं अपने कॉलेज दिनों में जो यूथ फेस्टिवल होता था उसमें एक बैंजो बजाया करता था, उसमें कई पुरस्कार भी मिले, पेंटिंग बहुत की, पर आखिर में बनना तो मुझे लेखक ही था ना। तो लेखक भी रहा, पत्रकार भी रहा, दोनों साथ साथ चलता रहा मेरा। तो जब दूरदर्शन के लिए मैं सीरियल लिख रहा था, सबसे पहला सीरियल मेरा आया था 80%, उसके 13 एपिसोड थे। तब ये बाकी जी चैनल ये और जितने भी चैनल, कोई चैनल नहीं थे, दूरदर्शन होता था, दूरदर्शन इंटरनेशनल, डीडी भारती। इसमें इसके लिए फिर मैंने बहुत टेलीफिल्में भी लिखी। उसका लौटना मेरी एक टेलीफिल्म थी, वो बहुत चली। अच्छा, चैनल कोई थे नहीं तो दूरदर्शन वाले अपने ही चैनलों पे चलाते रहते थे। ये थी फिर कच्ची अम्मियाँ वाला पेड़, एक टेलीफिल्म मेरी आई। तो बस ऐसे ही चलता रहा। अगर आपको मौका मिले किसी के साथ क्वारंटाइन होने का, तो आप किसके साथ क्वारंटाइन होना चाहेंगे? क्वारंटाइन बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, मेरी जो बीवी है वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हम स्कूल टाइम से एक दूसरे को जानते थे, अच्छी दोस्त है, अच्छी पत्नी है, तो मैं तो उसके साथ ही क्वारंटाइन होना चाहूँगा। तो देखिए ना, जो एक अच्छा दोस्त होता है उससे टाइम अच्छा व्यतीत कर सकते हैं, और हम तो बड़ा अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। एक क्वारंटाइन लॉकडाउन का मुझे तो बहुत बहुत हम एंजॉय कर रहे हैं कि अच्छा टाइम पास करें, इकट्ठा रहने का मौका मिला है हमें। अब हम घर में इकट्ठा काम करते हैं। कई चीज़ें मुझे पता लग गई कि सफाई कैसे करनी चाहिए, और पोछा लगाने से पहले झाड़ू देनी जरूरी है, ये भी मुझे पता लग गया अब, क्योंकि क्वारंटाइन में बहुत काम खुद भी करने पड़ रहे हैं ना। जैसे कि आजकल क्वारंटाइन डेज चल रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, सब घरों में हैं, और आप एक बेहतरीन लेखक हैं और उसके साथ साथ आप बहुत अच्छे पोइट भी हैं। तो इन दिनों आप कुछ लिख रहे हैं, कुछ आपने ऐसा लिखा है जो इस माहौल को रिप्रेजेंट करता हो? हाँ, आजकल के लॉकडाउन में तो बहुत कुछ लिखा जा रहा है। मैं आपको गजल सुनाता हूँ। अब तो इस मौसम में लगती है हमको कुमलाई धूप, अब तो इस मौसम में लगती है हमको कुमलाई धूप, बरगद के पेड़ों में अटकी लगती है अलसाई धूप, पत्ता पत्ता सूख गया है इस बरसात के मौसम में, पत्ता पत्ता सूख गया है इस बरसात के मौसम में, सूरज तो दिखता है पूरा पर दिखती है दिखाई धूप, रात रात भर चांद जगा है छत पर मेरे गांव की, रात रात भर चांद जगा है छत पर मेरे गांव की, फिर भी कत्ल हुए लोगों को देखा तो बलखाई धूप, 6 ऋतुओं का एक सा मौसम होता है महसूस यहाँ, 6 ऋतुओं का एक सा मौसम होता है महसूस यहाँ, ठंडी ठंडी लगने वाली ऐसी खूब बसाई धूप, बाहर जाने की अब कोई राह नहीं दिखलाता है, बाहर जाने की अब कोई राह नहीं दिखलाता है, दिन को भी सब काला दिखता ऐसी खूब बसाई धूप। आपने क्या कभी किसी के लिए कविता लिखी है? क्योंकि आप लेखक तो अच्छे हैं ही हैं और कविताएं भी लिखते हैं, तो लेकिन कोई ना कोई हमारी जिंदगी में कभी ना कभी कोई ऐसा मोटिवेशन बन जाता है, या हम किसी शख्सियत को सोचकर या किसी भी चीज को सोचकर कुछ लिख डालते हैं, किसी घटना को सोचकर। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि किसी के लिए आपने कोई कविता लिखी है, किसी के बारे में सोच के कोई कविता लिखी है आपने अपनी जिंदगी में? किसी के लिए कविता, अब ये ना पूछना किसके लिए। हाँ, लिखी तो है।
सुनाऊंगा भी, गा के सुनो। प्यार यूं करके तुम देख लो, प्यार यूं करके तुम देख लो, आजमा करके तुम देख लो, इससे बेहतर नहीं कुछ भी है, दिल लगा करके तुम देख लो, प्यार यूं करके तुम देख लो। रात भर जागने से भी क्या, रात भर जागने से भी क्या, दिन में मिल करके तुम देख लो, प्यार यूं करके तुम देख लो। इश्क तुम को भी है ये पता, इश्क तुमको भी है ये पता, हाँ मुझे कह के तुम देख लो, प्यार यूं करके तुम देख लो। जाने किस सोच में डूबी हो, जाने किस सोच में डूबी हो, मुस्कुरा करके तुम देख लो। आप लिटरेचर से जुड़े हुए हैं, आप हरियाणा साहित्य अकेडमी द्वारा सम्मानित लेखक भी हैं, तो ये माना जाता है कि लेखक और कवि बहुत ही रोमांटिक मिजाज के होते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, इससे मेरा ये सवाल पैदा होता है कि पहले के समय में और अब के समय में प्यार के इजहार में या उसको दर्शाने के तरीके में क्या कुछ डिफरेंस आया है? इजहार तो इजहार होता है, लेकिन जो मज़ा पहले था ना वो अब नहीं है। पहले जो खत किताबों में लिखे रखे होते थे वो आज भी हैं। अब तो एक व्हाट्सएप का प्यार हो गया, इजहार भी व्हाट्सएप पर होने लगा, मिनटों में डिलीट हो जाता है। मेरे पास भी कुछ पुराने खत पड़े हैं, संभाल कर रखे हैं। और आजकल की जो जनरेशन है वो 20 साल बाद उनसे कहना भैया वो खत दिखाओगे, वो कहते सर वो तो डिलीट हो गए हैं। तो इसलिए बेहतर तो पहले ही था। एक लेखक की बचपन की कोई यादगार शरारत रही हो? शरारतें तो बहुत थी भाई, कौन नहीं करता, लेकिन एक शरारत तो मुझे अब भी याद है। वो क्यों याद है वो भी आपको पता लग जाएगा। मेरी छोटी बहन है, काफी छोटी थी मेरे से। अच्छा वो बालों में क्या होती है, चोटी सी बहुत बनाती थी, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं उसे हमेशा कहता है तू बाल कटवा ले, बहुत गंदे लगते हैं मुझे तेरे लंबे बाल। नहीं मानती थी, झगड़ती भी बहुत थी मेरे से। तो क्या हुआ, एक दिन वो सो रही थी अपनी गुत्त बनाकर, मैं चुपचाप कैंची लेकर आया, उसकी ना चोटी काट दी आधी बीच में से। और वो शाम को जब उठी आराम से, बस जैसे बच्चे शरारतें करते हैं, शरारतें आपस में कर रहे थे, वो बाल खोल के अपने कंघी करने लगी। जैसे उसने कंघी की आधी गुत्त, उसकी आधी चोटी हाथ में आ गई, बस फिर तो कोहराम बचा दिया उसने। और मेरे साथ क्या हाल हुआ होगा वो अंदाजा खुद लगा सकते हो। आपकी एक हिंदी फीचर फिल्म है कंफ्यूज एट 16 जो जल्द ही रिलीज होने वाली है, तो आप उसके बारे में कुछ बताइए हमें। हाँ, मैंने और मेरे एक दोस्त हैं हनी सिंह, वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी हैं। उन्होंने और मैंने मिलकर एक फिल्म लिखी थी कंफ्यूज एट 16, ये जल्दी रिलीज होने वाली है। इसके अलावा एक हिंदी फीचर फिल्म और काम चल रहा है मेरी, नाम बाद में बताऊंगा उसका, बस लॉकडाउन के बाद वो जरा फ्लोर पे जाएगी, फिर बताएंगे उसका। आप जर्नलिज्म में काफी अच्छा मुकाम हासिल कर चुके हैं,
लेखक भी आप बहुत अच्छे हैं और बहुत कुछ लिख चुके हैं, लिख भी रहे हैं। आपकी कई कविताओं को FM रेडियो में भी सुनाया जाता है, आपके नाटकों का मंचन देश भर में होता है। लेकिन मनमोहन गुप्ता मोनी जी अपने आप से क्या चाहते हैं? आई एम फुली सेटिस्फाइड। मैं अपनी जिंदगी से पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया। वो कहते हैं ना, औकात से ज्यादा मिलना, मुझे बहुत मिला है। मैं ईश्वर का हर पल शुक्रगुजार हूँ। कोई ऐसी कविता जो कि जिसमें आपने अपनी कोई मन की बात कही हो, तो वो आप मुझे और मेरे दर्शकों को प्लीज सुनाइए। गजल में होती ही दिल की बात है। बिना दिल की बात के तो गजल ही नहीं होती भैया। तो कहते हैं ना, दिल की बात हो तो गजल होती है, दिल की बात हो तो गजल होती है, दिल से बात हो तो गजल होती है, रूठने की बात हो तो गजल होती है, मनाने की बात हो तो गजल होती है, यूं ही दूर बैठने से क्या हासिल, दिल के पास हो तो गजल होती है। ऐसे जज्बात हो अगर दिल में, कुछ भी कह दो तो गजल होती है। मनमोहन गुप्ता मोनी जी, अंत में मैं आपसे 2 मैसेजेस चाहूंगी। एक तो उभरते लेखकों के लिए और दूसरा मेरी ऑडियंस के लिए। लेखकों को संदेश देना तो भाई बहुत मुश्किल काम है। बस ये कहूंगा कि उत्साही बनो, अति उत्साही नहीं। एम्बिशियस तो होना चाहिए, ओवर एम्बिशियस नहीं। और दर्शकों के लिए तो भाई आजकल लॉकडाउन चल रहा है, घर के अंदर रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। मनमोहन गुप्ता मोनी जी, मेरे शो में आने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारी सी गजल सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करने का। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो आज हम मिले हैं मनमोहन गुप्ता मोनी जी से। आज हमने जाना एक लेखक को, सुनी इनकी कविताएं और गजलें। हमने जाना कि क्या डिफरेंस आया है उस समय के जर्नलिज्म में और इस दौरान के जर्नलिज्म में। उसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि उस समय के प्यार के इजहार में और इस समय के इजहार में किस तरह का डिफरेंस आया है। लेकिन ये डिफरेंस नहीं आना चाहिए आप में और हम में। सो डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। क्वारंटाइन विद शिखा कलसी।